कभी कभी ना कुछ खामोशियां किसी भी चीख से ज्यादा शोर करती हैं। ये कहानी एक ऐसी ही खामोशी की है। एक घर की दीवारों में बस चुकी खामोशी, एक बाप के दिल में सुलगती हुई आग, जो बाहर से तो दिखती नहीं पर अंदर ही अंदर सब कुछ राख किए जा रही है। तो चलिए आज एक ऐसे ही घर की कहानी में उतरते हैं जहां एक बाप और बेटे के बीच का फासला सिर्फ उम्र का नहीं बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं का बन चुका है। ये कहानी है रहमान की और उसके बेटे सलीम की, जिसके कुछ शब्दों ने रहमान की पूरी दुनिया को बिखेर कर रख दिया है। बस बस ये एक जुमला सोचिए जरा। एक बेटे के मुंह से अपने बाप के लिए, अपने घर के लिए ये शब्द निकले। यही वो चिंगारी है जिसने रहमान के अंदर बरसों से दबी हर तकलीफ, हर अपमान की आग को भड़का दिया है। और ये आग अब सिर्फ गुस्सा नहीं है, नहीं, ये एक गहरा जख्म है जो वक्त के साथ ना और भी गहरा होता जा रहा है। अब ये बुझने का नाम ही नहीं ले रही। तो कहानी का ये पहला हिस्सा उसी गहरे जख्म के बारे में है जो एक बेटे के शब्दों ने उसके बाप के दिल पर दिया है। देखिए, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक आईने की तरह है जिसमें एक बाप अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत को, अपनी पहचान को चूर चूर होते देख रहा है। ये उस खाई की पहली झलक है जो एक ही छत के नीचे रहने वाले दो लोगों के बीच खोद दी गई है। रहमान अपने दोस्त गोपी के सामने बैठा तो है, पर उसका दिमाग यहाँ है ही नहीं। उसकी नस नस में जैसे खून नहीं, लावा दौड़ रहा है, हाथ कांप रहे हैं। और ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये बेबसी है। वो वाली बेबसी जब आपको एहसास होता है कि जिसे आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था ना, आज वही आपको आपकी हस्ती की जमीन से ही बेदखल कर रहा है। सलीम, उसका अपना बेटा, आज उसी की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है। ये हैं वो तीर जो सलीम की जबान से निकले और सीधे रहमान के सीने में उतर गए। जब वो गोपी को ये सब दोहराता है ना, तो उसकी आवाज में दर्द और अपमान का एक सैलाब सा उमड़ पड़ता है। हम गंदगी में रहते हैं, मतलब मेरी मेहनत, मेरी बीवी के दिन रात की सफाई, सब बेकार। हम चोर हैं। मैं, जो साहब के बाग से सूखी लकड़ी भी उठाने से पहले 100 बार सोचता है, मैं चोर हूं। और सबसे भयानक, हम नाली के कीड़े हैं। वो भूल गया, क्या वो भूल गया कि इसी नाली के कीड़े ने उसे पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है, इस लायक बनाया कि वो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सके। ये इल्जाम नहीं है, नहीं, ये एक फैसला है जो सलीम ने अपने ही माँ बाप के खिलाफ सुना दिया है। और फिर वही होता है जो होना ही था। जो लावा अंदर खौल रहा था वो फूट पड़ता है। रहमान एक ही झटके में हुक्के को एक जोरदार लात मारता है। चिलम टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है और वो दहकते हुए अंगारे फर्श पर ठीक वैसे ही बिखर जाते हैं जैसे रहमान के ख्याल, उसकी उम्मीदें, उसका सुकून, सब कुछ उसके दिमाग में बिखरा पड़ा है। सब जल रहा है। बाहर कोयले की आग है और अंदर अंदर उसके वजूद की आग जल रही है। अब ये कहानी सिर्फ एक बाप बेटे के दर्द से आगे बढ़ती है। ये उस समाज की तरफ मुड़ती है जिसने सलीम की सोच में शायद ये जहर भरा है। रहमान के लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा है कि उसके बेटे की नफरत की जड़ें आखिर हैं कहाँ। क्या वो सिर्फ अपने घर से नफरत करता है, या उस पूरे सिस्टम से जो उसके जैसे लाखों लोगों को अंधेरे में रखता है और फिर उनकी हालत के लिए ही उन्हें ताने भी देता है। गोपी से बात करते करते ना दो दुनियाओं की तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ रहमान जैसे लोग हैं जिन्हें जानवर के लिए थोड़ी घास लाने पर भी चोर कह दिया जाता है, और दूसरी तरफ वो बाबू और साहब लोग जो मजदूरों की तनख्वाह से पैसे काट लेते हैं, जो क्लब में बैठकर हजारों का जुआ खेलते हैं, जिनकी औरतें दूसरे मर्दों की बाहों में हाथ डालकर नाचती हैं, जहां खुलेआम विस्की और जिन चलती है। ये वो दोगलापन है, वो सड़न जिसे रहमान रोज अपनी आंखों से देखता है और चुपचाप बर्दाश्त करता है। ये गोपी के सिर्फ शब्द नहीं है, ये उसकी पूरी जिंदगी का तजुर्बा है। एक कड़वी हकीकत जो उसने और रहमान ने अपनी जिंदगी में सीखी है कि इन बड़े लोगों की चमक दमक के पीछे, इनकी ऊंची ऊंची बातों के पीछे कितनी कालिक छिपी हुई है। इनकी इंसानियत सिर्फ इनके आलीशान घरों की दीवारों तक ही सीमित है। और यही वो सवाल है जो रहमान को अंदर से खाए जा रहा है। यही तो सबसे बड़ा दर्द है, सबसे बड़ी विडंबना, कि उसका बेटा उन बेईमानों, उन अय्याशों को कुछ नहीं कहता, बल्कि अपने बाप को, अपने घर को गुनहगार मानता है। वो अपनी दुनिया को अपनी आंखों से नहीं, उन बड़े लोगों के चश्मे से देख रहा है, और उसे अपनी दुनिया में सिर्फ गंदगी और अंधेरा नजर आ रहा है। वो मेहनत और मोहब्बत नहीं जिसने इस घर को आज तक जिंदा रखा है। बाहर के इस तूफान के बाद कहानी घर के एक शांत कोने में लौटती है, जहां गुस्सा नहीं, एक खामोश ठहरा हुआ प्यार है जो इस सारे शोर के बीच एक लंगर की तरह रहमान को थामे हुए है, उसे पूरी तरह बिखरने से रोके हुए है। रहमान अपनी बीवी को देखता है। वो चूल्हे के पास बैठी है, खामोशी से रोटियां सेक रही है।
उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ हैं, पर हाथों में एक अजीब सा ठहराव है। रोटी बेलते हुए उसके कानों की बालियां तेजी से हिलती हैं, जैसे वो भी इस घर की बेचैनी का हिस्सा हों। रहमान को याद आता है कि इन्हीं आंखों ने कभी उसे बेबस कर दिया था, और आज भी जब उसकी अपनी दुनिया जहन्नुम बन चुकी है, तो बस यही एक चेहरा है जिसे देखकर उसके अंदर की आग को थोड़ी सी ठंडक मिलती है। गोपी अक्सर कहता है, तेरी बीवी तो फरिश्ता है। आज रहमान को यह बात एकदम सच लग रही है। इस औरत ने अपनी पूरी जिंदगी इस घर और इन बच्चों के नाम कर दी। कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी कुछ नहीं मांगा। वो खामोशी से सबकी ढाल बनकर खड़ी रही। रहमान जानता है, अगर आज वो इस दुनिया की गंदगी में पूरी तरह डूबा नहीं है, अगर उसके अंदर इंसानियत का एक कतरा भी बाकी है, तो वो सिर्फ इसी औरत की वजह से है। दोनों के बीच की खामोशी टूटती है। बीवी दबी आवाज में कहती है, जाने भी दो, बच्चा है, गुस्से में मुंह से निकल गया होगा। वो घर को जोड़े रखना चाहती है, आखिर माँ है, वो अपने बेटे का बचाव तो करेगी ही। लेकिन रहमान जानता है, वो अच्छी तरह जानता है कि ये किसी बच्चे की नादानी नहीं है। ये सोचे समझे शब्द हैं। ये एक खाई है जो बाप और बेटे के बीच अब इतनी गहरी हो चुकी है कि उसे भरना शायद अब मुमकिन नहीं है। और तभी घर का वो भारी सन्नाटा बाकी बच्चों के शोर से टूट जाता है। वो बाहर से खेलकर लौटे हैं, एकदम मासूम, बेफिक्र, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनका घर एक ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा है। और आज उनकी यही मासूमियत वो खबर लेकर आई है जो रहमान पर आखिरी और सबसे भयानक चोट करने वाली है। सबसे बड़ी बेटी दौड़कर आती है, एकदम उत्साह से भरी हुई। अम्मी, भैया लेक्चर दे रहे थे, बहुत सारे लोग सुन रहे थे। ये सुनकर माँ का चेहरा तो गर्व से खिल उठता है, मेरा बेटा। लेकिन रहमान का दिल मानो बैठ सा जाता है। लेक्चर? मेरा सलीम? कहाँ? किन लोगों के बीच? उसके दिल में एक अनजाना सा भयानक डर घर करने लगता है। बच्चे एक एक करके अपनी तोतली जुबान में सलीम के भाषण की बातें बताने लगते हैं, और हर शब्द के साथ रहमान पर जैसे एक नया पहाड़ टूटता है। सलीम वही बातें कह रहा था, हम गंदे हैं, जाहिल हैं, पर साथ में वो ये भी कह रहा था कि ये हमारी गलती नहीं, ये उन बड़े लोगों की साजिश है। हम जाग गए हैं, हम अपना हक लेंगे। रहमान को एहसास होता है कि उसका बेटा सिर्फ उससे नाराज नहीं है, नहीं, वो एक लड़ाई का हिस्सा बन चुका है। वो अब सिर्फ उसका बेटा सलीम नहीं, वो एक नेता है जो बड़े लोगों के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है। बेटी बड़ी मासूमियत से पूछती है, अब्बा, भैया जिन बड़े लोगों की बात कर रहे थे वो कौन हैं? और ये सवाल रहमान के सीने में एक भाले की तरह धंस जाता है। वो क्या जवाब दे? क्या बताए कि वो उन्हीं बड़े लोगों में से एक की नौकरी करता है, उनकी गुलामी करता है? वो अपनी ही बेटी की नजरों में कैसे गिरे? रहमान कुछ नहीं कह पाता। वो बस एक पत्थर का बुत बना बैठा रह जाता है। उसकी आवाज गले में ही घुट कर रह जाती है। कहानी अब अपने आखिरी और सबसे दर्दनाक मोड़ पर आ चुकी है। वो खबर जो रहमान के सबसे बुरे डर को हकीकत में बदल देगी, अब बस कुछ लफ्ज दूर है। वो एक पल जो इस घर की बुनियाद को हमेशा हमेशा के लिए हिलाकर रख देगा। बेटी सहमते हुए आखिरी बात कहती है। ये शब्द हवा में तैरते हैं और पूरे घर में एक मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। ये कोई खबर नहीं है, ये एक फैसला है, एक रिश्ते का अंत, एक बेटे की तरफ से अपनी जड़ों से, अपने घर से, अपने माँ बाप से एक आखिरी विदाई। सलीम ने घर छोड़ने की वजह भी बताई हैं कि वो इस गंदे घर में नहीं रहेगा, वो एक साफ घर लेगा। और साथ में एक अजीब सी फिक्र भी दिखाई है कि उसके यहाँ रहने से अब्बा की नौकरी जा सकती है क्योंकि पुलिस उसके पीछे है। ये क्या है, नफरत या एक अजीब सी फिक्र? वो घर को ठुकरा भी रहा है और शायद अपने टेढ़े मेढ़े तरीके से उसे बचा भी रहा है। लेकिन रहमान के लिए इन वजहों का अब कोई मतलब नहीं। सच तो बस एक है, बेटा घर छोड़ चुका है। अब रहमान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसके कानों में बस बेटी के शब्द गूंज रहे हैं, मैं अब घर नहीं आऊंगा, मैं अब घर नहीं आऊंगा। उसके दिमाग में एक भूचाल आ गया है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। जमीन जैसे पैरों के नीचे से खिसक चुकी है, दीवारें घूम रही हैं। ये घर अब घर नहीं लग रहा, सब कुछ बिखर गया है, हमेशा के लिए। रहमान की इसी बिखर चुकी दुनिया के इस सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। क्या एक घर सिर्फ ईंट और पत्थर से बनता है, या उन रिश्तों से जो इन दीवारों के अंदर सांस लेते हैं? और जब वो रिश्ते ही दम तोड़ दें तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ एक मकान या फिर एक खालीपन का कब्रिस्तान?